हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा सेल चैप्टर चल रहा है उसका 4th लेक्चर। ठीक है, तो अभी तक 3 लेक्चर में हमने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो फिगर हमारा वही है पुराना जो इसके पहले वाले लेक्चर में था, बस अंतर इतना है कि उसमें मैंने केवल न्यूक्लियस को ड्रा किया हुआ था, और लेकिन इस वाले लेक्चर में हम इसको पूरा सेल हमने ड्रा किया है साथ में साइटोप्लाज्म के साथ। तो देखिए साइटोप्लाज्म है क्या। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। आपको बता दें कि हम सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में पहले से ही कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप पीछे के लेक्चर्स को देख के फिर आप इस लेक्चर पे आइए। ठीक, तो देखिए साइटोप्लाज्म होता क्या है। आपको पहले से ही बताया गया है कि ये सबसे बाहर जो सेल की लेयर आपको दिखाई दे रही है एक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये सेंटर में आपको जो ब्लैक कलर से मैंने ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियस या केंद्रक। इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ या आप सबको बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में देखें तो कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेस क्या है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हमारा और ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो स्पेस है पूरा कह सकते हो, ये स्पेस आपको यहां से यहां ये सब जो कुछ भी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आखिर है क्या, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। यानी इसमें जो भी लिक्विड आपको दिखाई देगा टोटल, हम कहीं से भी इसको एक एरो बना के यहां लिख सकते हैं कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है। जैसे मैं यहां पे एक एरो बनाता हूं इस साइड और यहां ऐसे लिख देता हूं कि ये क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म या हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो लिक्विड भरा होता है, जो तरल पदार्थ भरा होता है जेली लाइक, उसी को हम बोलते हैं जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। इसके बाद आगे बात करें तो ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हुई, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो आखिर ये चीजें हैं क्या, उसको जानने से पहले हम अपने आप पे समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है, हम जानते हैं हमारे पास में हमारा शरीर है और हमारे शरीर में कई सारे अंग पाए जाते हैं जो एक विशेष कार्य करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे अंदर कौन है, आंख है हमारा एक अंग, ये देखने के काम में आता है। ठीक, और क्या है, हार्ट है हमारा, ब्लड पंप करता है। ऐसे ही किडनी है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो जितने भी ऑर्गन हैं हमारे अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, और वो एक स्पेशलिस्ट या कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। सबका अलग अलग कार्य होता है, सब कोई ना कोई विशिष्ट कार्य करते रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी सेल के कुछ अंग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम हुआ करता है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है बच्चों, इसी को बोलते हैं कोशिका अंगक या कोशिकांग, हिंदी में बोला जाता है कोशिकांग। कोशिकांग क्या हुआ करता है, कोशिका के अंदर जो कोशिकाओं का अंग होता है, जैसे हमारे अंदर हमारे पास अंग है, ठीक है, इसी तरीके से कोशिका के अंदर कुछ अंग होते हैं, उसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। और ये कोशिकांग क्या करते हैं, कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए इसमें उपलब्ध होते हैं। जैसे बात करें कुछ कोशिकांग के नाम, तो इसमें देखिए आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक कोशिकांग है। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे ये भी कोशिकांग है, ये स्ट्रक्चर है। इन सब का भी मैं बारी बारी से आपको नाम लिखता हूं। तो आपकी एनसीईआरटी में जितने कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे ड्रा करके पहले से ही रखा है। और ये सारे के सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी जो लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड में ये सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कहीं पे पानी भरा हुआ है, कोई टांकी है बड़ी सी, उसमें कोई तैर रहा है, उसी तरीके से ये साइटोप्लाज्म में सारे के सारे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से एक एक कोशिकांगों की। तो सबसे पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के इस तरीके से एक, ठीक है, नलिका जैसी स्ट्रक्चर बनाता हुआ, ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ आगे गया है और वापस आके फिर इसी से ज्वाइंट हो गया है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग अंतःद्रव्यी जालिका। क्या है? अंतः या अंतर्द्रव्यी जालिका। दूसरा जो आपको, ये फर्स्ट ऑर्गेनल्स मैंने बताया, दूसरा आपको सेल ऑर्गेनल्स ये नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट नीचे ये एक बड़ा सा डॉट जो मैंने बनाया है, किस कलर का? ब्लू कलर का। ये हमारा एक सेल ऑर्गेनल्स है, उसका नाम है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। हिंदी में भी इसको राइबोसोम ही बोलते हैं, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैं केवल नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, और बारी बारी से मैं एक एक सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करके बताऊंगा आपको। तीसरा सेल ऑर्गेनल्स आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल जो है, देखो 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ सेल ऑर्गेनल है, और इसका अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड करके इस तरह से आपको दिखाई गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीसरा हमारा सेल ऑर्गेनल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा सेल ऑर्गेनल्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, आपको दिखाऊं, तो ये ब्लैक कलर का मैंने एक और बनाया हुआ है, बड़ा सा स्ट्रक्चर स्फेरिकल। ये जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, इसका नाम है क्या? लाइसोसोम। इसका नाम है लाइसोसोम। ठीक, तो ये हमारे पास में 4 सेल ऑर्गेनल्स हो गए। एक आपको यहां पे बगल में सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये इस तरीके से स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल जैसा आपको, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं यहां नीचे से ऐसे राउंड से लेके जाऊंगा। यहां पे ये क्या है? ये जो हमारा एपरेटस है, इसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, या ये जो सेल ऑर्गेनल्स, इसका नाम क्या है? गोल्जी एपरेटस, या इसी को कभी कभी गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी बॉडी। तो ऑपरेटस लिखें या बॉडी लिखें, हिंदी में गोल्जी काय भी लिखा होता है, तो ये गोल्जी बॉडी है हमारी। तो कितने सेल ऑर्गेनल्स हो गए? 1 2 3 4 5। अभी देखिए आपको 2 सेल ऑर्गेनल्स ऊपर ये और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं दोनों, जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अभी तक जो मैंने यहाँ पे लिखा सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम, ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये केवल और केवल प्लांट में पाए जाते हैं। इसीलिए आज मैंने अपने फिगर में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे जो आपको मैं डॉट ब्लैक कलर का एकदम दिखाई दे रहा है, डार्क जैसा, ये इतनी दूर ही मैं बनाया है। ये आखिर में है कि आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये एक सेल वॉल है, और आपको पता है कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। यानी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल नहीं है। अगर एनिमल सेल होता तो ये और ये 2 सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। ये दोनों प्लांट में पाए जाते हैं। तो आखिर इन दोनों का नाम क्या है? तो इनका नाम, ये जो आपको बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है वैक्यूल। क्या नाम है इसका? वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं हम लोग। क्या है? रिक्तिका, ठीक है, या कभी कभी इसको रसधानी भी बोला जाता है। तो चाहे इसको हम रिक्तिका बोलें, चाहे रसधानी बोलें, बात एक ही है। और एक सेल ऑर्गेनल्स ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्टिड ही लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिड का ही एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको लवक हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। तो ये थे सेल ऑर्गेनल्स कुछ, जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जा रहे हैं? इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि अगर इस साइटोप्लाज्म को पूरा का पूरा मिला दिया जाए न्यूक्लियस के साथ में, अभी हमने न्यूक्लियस को छोड़ रखा है, तो न्यूक्लियस के साथ में अगर हम साइटोप्लाज्म को भी मिला दे, मिक्स कर देते हैं, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, उसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहां लिख सकते हो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के हम बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं हिंदी में, और न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दिया जाए तो हम उसको बोल सकते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो इसको याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, आपके ये बहुत काम आएगा। आगे चलते हैं हम। तो अब आगे हम बताने वाले हैं आपको इन्हीं सारे
सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक एक सेल ऑर्गेनल्स को ब्रॉड में बताएंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके का होता है, ये राइबोसोम का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, प्लास्टिड क्या होता है। जैसे हमने अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास में हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग अंग पाए जाते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिका अंगक, ठीक है, कोशिका अंगक भी बोलते हैं। और ये कोशिका अंगक अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं। तो अब बारी बारी से हम यही देखेंगे। इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और बताता हूं कि ये तो जो मैंने सेल बनाया है ये एक डेवलप्ड सेल है, ठीक है, ये एक क्या है, प्लांट सेल है हमारे पास में और डेवलप्ड है। तो कभी कभी हमको कुछ अनडेवलप्ड सेल भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो उसकी भी हम एक बार सेल छोटी सी बना के एक बार उसके बारे में आपको बताते हैं कि बैक्टीरियल सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये अगर हम बैक्टीरियल सेल बनाएं तो इसको हम लोग कभी कभी, इसका नाम होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक टाइप है ये सेल का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो अभी मैंने यहाँ पे प्लांट सेल बनाया है ये क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। डिफरेंस दोनों में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये नहीं पाया जाता है। आपको जान के बड़ी ही आश्चर्यचकित होगी या हैरानी होगी कि ये जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी यहाँ पे, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर मैंने बताया था आपको कि केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो जब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं पाया जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और इस न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्म भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में बताएं अगर आपको तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। लेकिन ये दोनों अलग किसके द्वारा होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं केंद्रक झिल्ली के द्वारा। अगर यही केंद्रक झिल्ली न पाई जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा। तो यही होता है प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है हमारे पास में, जैसे एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल, तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब जब ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी तो दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये न्यूक्लियस आखिर कहां तक है। जैसे इसमें तो हम बता देंगे जहां तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बगल यहां न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यहां पे अब हम कैसे बताएंगे ये, क्योंकि जो क्रोमैटिन नेटवर्क यहां पे पाया जाएगा या क्रोमोसोम पाया जाएगा ये कहीं भी हो जा सकता है। अब यहां से यहां पहुंच जाए, क्या भरोसा है इसका, ठीक है, कहीं भी, क्योंकि ये पूरा लिक्विड है, कहीं भी तैर सकता है। तो ये कुछ अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इसको हम लोग एक कर सकते हो डिफाइन नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते ये कहां पे है। तो इसके लिए इसको हम न्यूक्लियस न बोल के इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोइड। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड को हिंदी में बोलते हैं कोशिकाकाय, ठीक है, कोशिकाएं भी बोलते हैं कुछ लोग, कोशिकाएं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड जो हमारा है ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होता है, कह सकते हो कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ऐसा न्यूक्लियस जो डेवलप ही ना करे, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही ना हो, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया न्यूक्लियोइड। और क्या क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। पहला डिफरेंस बेसिक यही है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं जितने भी, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा अंतर अगर आपको बताएं तो आप देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, वैक्यूल पाया जा रहा है, प्लास्टिड पाया जा रहा है, लाइसोसोम पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। कह सकते हैं कि आप जितने भी हमारे पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब मेम्ब्रेन से देखो घिरे हुए हैं। ये सेल ऑर्गेनल से मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसमें भी मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसमें भी मेम्ब्रेन है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे 6-7 मैंने नाम लिखे हैं, सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। जबकि
प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहां पे जितने भी हमारे पास में कोई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाएंगे जो सेल मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बहुत कम पाए जाएंगे, वो भी जो अनडेवलप्ड होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट वहां पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है, गोल्गी बॉडी यहां पे नहीं पाई जाएगी। तो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स यहां पे एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये सारी चीजें हमारे पास में पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक ये सेल है, इसको याद रखिएगा आप कि जो हमारा प्लांट सेल है ये कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो आपको डिफरेंस पता चला, दो डिफरेंस मैंने बताया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एक डिफरेंस मैं आपको और बताता हूं कि जब मैं बता रहा था क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोजोम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किसमें, वो भी हम यूकैरियोटिक की बात किए थे। लेकिन प्रोकैरियोट की बात करें तो ये जो हमारा क्रोमोजोम या क्रोमैटिन नेटवर्क है ये केवल और केवल डीएनए का ही बना होगा, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है साथ में, इसको भी याद रखिएगा आप अच्छे से। और एक अंतर मैं चौथा आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे क्रोमोजोम का नंबर यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे क्रोमोजोम का नंबर एक ही होता है, ठीक है। हमेशा एक ही क्रोमोजोम पाया जाएगा और वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, हमेशा सर्कल बना के रहता है, यहां की तरह अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं हुआ करता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मैंने कुछ आपको अंतर बताए, और ये भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियल सेल जितने भी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको कुछ लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। ओके, तो इरेज करता हूं मैं। देखिए अब हमको जो पढ़ना है इसमें, अब मैं आपको एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा सा बड़ा सा बताऊंगा, यानी कि पूरा का पूरा उसको हम डिफाइन करेंगे किसी एक सेल ऑर्गेनल्स को। तो आपकी मर्जी, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स को मैं स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी में जो पहले नंबर पे दिया हुआ है सेल ऑर्गेनल्स, मैं उसी को लेता हूं कि पहला सेल ऑर्गेनल्स हमारा क्या है। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की आपकी बुक में सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अब ब्रॉड में बताता हूं। तो देखिए ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ है, यानी ये राइज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, केंद्रक झिल्ली से स्टार्ट होता है और पहुंच जाता है अपना सेल मेम्ब्रेन तक, कोशिका झिल्ली तक लगभग, ठीक है। जरूरी नहीं एकदम टच कर जाए, लेकिन ये देखोगे तो आप यहां से राइज होता है और सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। और एक चीज ध्यान देना कि ये किसका बना है, ये मेम्ब्रेन्स का बना होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, और ये ट्यूब्यूल की तरह आपको नलिकाओं की तरह दिखाई देगा। देखिए ये एक नलिका की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नलिका की तरह, और ये छोटे छोटे पुटिकाओं में बट जाता है। पुटिका मतलब जिसको हम लोग वेसिकल्स बोल सकते हो यहाँ पे, तो ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी कभी कभी पाया जाता है यहाँ से ब्रेक होने के बाद। तो ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ध्यान दीजिएगा, एकहरी झिल्ली है ये, जबकि आपको ऊपर और नीचे दो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियस भी हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो पूरे सेल में तीन ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस को तो मैं सेल ऑर्गेनल्स में नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स हम उसको बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी तैरता है, लेकिन इसको हमने अलग से ही दूसरे नंबर पे यानी सेल के एक पार्ट के रूप में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा। फिर भी ये न्यूक्लियस हमारा कैसा है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी दो झिल्लियों से बना होता है, और प्लास्टिड ये भी दो झिल्लियों से बना होता है। और इन तीनों को छोड़ के और कोई भी सेल ऑर्गेनल्स ऐसा नहीं है जो कि दोहरी झिल्ली से बना हो। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एकहरी झिल्ली से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ट्यूब्यूल के जैसा होगा, यही है हमारा, ये भी है। देखिए आप, एक नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी हमारा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका जो हमारे पास में है ये ट्यूब्यूल की तरह यानी नलिकाओं की तरह होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये अंतर्द्रव्यी जालिका दो तरह की होती है। कितने टाइप की होगी, दो। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये अंतर्द्रव्यी जालिका की, जो मैं यहां पे बना रहा हूं, आपको एक छोटे से डॉट बना रहा हूं मैं इसके ऊपर, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि कुछ दूर ऐसा हो सकता है कि अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर कुछ राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम्स क्या है, देखिए ये मैं एक यहाँ पे राइबोसोम अकेला बड़ा सा बनाया था ये वाला, तो ये राइबोसोम है, और इस राइबोसोम का काम मैंने पहले ही बताया है, ये प्रोटीन बनाता है बेटा। तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यही राइबोसोम कभी कभी क्या होते हैं, इसी अंतर्द्रव्यी जालिका की इस मेम्ब्रेन्स पर चिपके होते हैं। तो जितनी दूर तक, अगर मान लीजिए कुछ दूर तक ये मेम्ब्रेन पर यहाँ पे चिपके हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका को। इसी राइबोसोम के आधार पे हम दो भागों में बांट देते हैं कि हमारा इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखते हैं RER। और एक होता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए एक हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ क्यों बोलते हैं, रफ का मतलब होता है खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका और स्मूथ को बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां तक आपका ये राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है, राइबोसोम यानी अंतःद्रव्यीय जालिका का वह भाग, ठीक है, वह वहां तक जहां तक राइबोसोम पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे रफ। तो राइबोसोम के कारण इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। जबकि जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो क्या होगी, वो सरफेस इसकी चिकनी यानी स्मूथ होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं, मैं बोल रहा हूं जो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि RER का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आखिर इसके फंक्शन को देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसका काम जो है, रफ वाले का जो काम होता है ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो होता है बेटा वो प्रोटीन बनाता है। तो इसी तरीके से जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम होते हैं और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। और इस प्रोटीन से हम जानते हैं क्या क्या होता है, प्रोटीन नहीं होगी तो हमारे जो भी सेल्स हैं उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं। तो जितनी भी चीजें प्रोटीन से होने वाली हैं वो सारी रुक जाएंगी अगर हमारे पास में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करना बंद कर दे तो इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और अगली बात अगर आपको बताएं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका फंक्शन क्या है। तो स्मूथ वाला प्रोटीन नहीं बनाता, स्मूथ वाला मैन्युफैक्चर करता है लिपिड और, ठीक है, फैट को, ठीक है, फैट और लिपिड बनाने का काम क्या है जो हमारे पास में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, फैट एंड लिपिड सिंथेसिस। तो ये फैट और लिपिड का संश्लेषण करता है। और हम जानते हैं कि फैट और लिपिड कहां पे पाया जाता है। आपको पता होगा कि फैट जो लिपिड होता है और प्रोटीन दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन, कहीं की भी कोई भी मेम्ब्रेन होती है तो मेम्ब्रेन का जो हमारे पास में झिल्ली, कोई भी कह सकते हो झिल्ली, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी लिपिड बनाने के लिए हमको चाहिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो लिपिड हेल्प करता है मेम्ब्रेन बनाने में। अगर ये काम करना बंद कर दे तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो भी कहीं कहीं पे जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की झिल्ली, कहीं के भी जो भी मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा होगी, वो सब क्या होगी, नष्ट होने लगेगी या उसकी कमी होने लगेगी। इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार हुआ करता है लिपिड और फैट बनाने के लिए, जो कि आगे चल के मेम्ब्रेन बनाता है। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमारे पास में हम जानते हैं एंजाइम बनता है, एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स बनते हैं कई सारे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रोटीन से बनाया करते हैं। और दोनों प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो आपको मैंने बताया क्या किसका फंक्शन क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, रफ और स्मूथ। रफ वाला प्रोटीन बनाएगा और वो उस प्रोटीन से हम हेल्प करते हैं एंजाइम बनाने में, हार्मोन बनाने में और कई सारी चीजें बनाने में। जबकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड बनाता है और फैट बनाता है। लिपिड फैट से हम मेम्ब्रेन बनाते हैं, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी। तो ये हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहेंगे कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं कशेरुक, ठीक है, कशेरुकी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर वो वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर कोई, ठीक है, इसमें जो लीवर होती है, वर्टिब्रेट्स की लीवर से, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी जो लीवर सेल होती है, कौन सी सेल, जैसे हम लोग हैं लीवर सेल, यानी यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी लीवर, हमारे लीवर सेल में जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका पाई जाती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि अगर मान लो बाई चांस हमारी बॉडी में कहीं से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ पहुंच गया, तो जो लीवर की सेल्स हैं उसमें जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी उस जहर को
नष्ट करने का काम करती है। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने बताया। अभी बहुत सारे और सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिक वैक्यूल। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से आपसे डिस्कस करता रहूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सब कुछ सारी जानकारी पता की आज, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने बताया, और साइटोप्लाज्म तो हमारा चल ही रहा है। तो साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी मैंने इसका एक पार्ट बताया, एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताया, उसके बारे में डिटेल बताया। अभी 5-6 जो सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए इसी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ाएंगे आपको, और ये हमारा जो चैप्टर है सेल, ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।